आज के दौर में फिल्म की स्टोरी को ही फिल्म का असली हीरो कहा जाता है। ऐसे में जहां एक और किसी एक्टर को इस बात की आजादी मिल जाती है कि वो हीरो या विलन किसी भी किरदार को चुन सकता है, तो वहीं एक डायरेक्टर भी अपनी फिल्मों में एक्टर्स को लेके ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का रिस्क आसानी से उठा सकता है। लेकिन कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था। तब कम फिल्में ही बनती थीं जब एक एक्टर अपनी इमेज को एकदम से बदलता हो और दर्शक भी उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हों। ऐसे एक्टर्स की अगर मिसाल भी दी जाए तो उन्हें उंगलियों पर गिना जाता है। लेजेंडरी एक्टर प्राण, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना जैसे कुछ नाम ही हैं जो अपने विलन की इमेज को तोड़कर पॉजिटिव किरदारों में भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। हालांकि यह रिस्क सिर्फ मसाला फिल्मों के साथ ही रहा करता था। ऐसे प्रयोग आर्ट फिल्मों में होते रहते थे जब नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे ढेरों एक्टर्स के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ऐसा एक शानदार एक्सपेरिमेंट किया था निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने अपनी फिल्म खलनायक में, जिसमें उन्होंने हीरो संजय दत्त को एक विलन का किरदार दिया जिसे दर्शकों ने भी हाथों हाथ लिया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्मी फैक्ट्स के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वर्ष 1993 एक ऐसा साल था जिसमें रिलीज हुई 3 फिल्मों खलनायक, बाजीगर और डर में बॉलीवुड के हीरोज को विलन की तरह दिखाया गया। और मजे की बात ये कि तीनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई। बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म खलनायक 6 अगस्त 1993 में रिलीज हुई थी, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, राखी, अनुपम खेर, राम्या और नीना गुप्ता आदि एक्टर्स ने खास रोल निभाया था। इस फिल्म में संजय दत्त की इमेज को नायक से खलनायक बनाने से पहले ऐसा रिस्क सुभाष जी इससे पहले भी उठा चुके थे, वो भी अपनी पहली ही निर्देशित फिल्म में, जिसमें वे सफल भी हुए थे। और वो फिल्म थी कालीचरण, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी को एक खलनायक की जगह नायक बनाकर पेश किया गया। हालांकि यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ हीरो को विलन दिखाना था, वो भी एक टिपिकल विलन नहीं जैसा कि फिल्मों में अब तक दिखाया जाता है। यह विलन गाना भी गाता है, रोमांस भी करता है और उसके कुछ अपने इमोशंस भी हैं। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएट इन सिनेमा सुभाष घई ने बतौर एक्टर तकदीर, आराधना, उमंग और 1976 में आई फिल्म गुमराह में असफल प्रयास के बाद वर्ष 1976 में ही फिल्म कालीचरण से ही अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और यह फिल्म सुपरहिट भी हो गई। इस फिल्म ने शत्रुघ्न सिन्हा को रातों रात स्टार बनाया ही, वहीं सुभाष घई को भी एक सफल निर्देशक के रूप में पहचान दिला दी। फिल्म खलनायक बनाने से पहले सुभाष विधाता, कर्ज, कर्मा, सौदागर, हीरो और राम लखन जैसी ढेरों फिल्मों का सफल निर्देशन कर चुके थे। सुभाष घई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार हॉलीवुड गए थे, जहां वे वहीं के एक स्क्रिप्ट राइटर के साथ इस फिल्म की स्टोरी लिख रहे थे जो 2 लड़कों की जिंदगी पर आधारित थी, लेकिन फिर इसे हिंदी में ही बनाए जाने का फैसला किया गया। दरअसल घई ने हॉलीवुड की फिल्म मेकिंग के दौरान यह नोटिस किया कि यहाँ डायरेक्टर्स को किसी टेक्नीशियन की तरह ही फिल्मों में शामिल किया जाता है। वहाँ डायरेक्टर्स को राइटर और स्टूडियो के मुताबिक काम करना होता है। डायरेक्टर काम करते हैं और घर चले जाते हैं, जबकि बॉलीवुड में वो फिल्म के हर हिस्से से जुड़े रहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हॉलीवुड में काम करना ही नहीं है, वो अपने देश में अपने मन का ही काम करेंगे। कहा जाता है कि हॉलीवुड फिल्म की उस स्क्रिप्ट में घई ने माँ और लड़की का कैरेक्टर डाला और इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। हालांकि इस फिल्म की कहानी को लेकर यह भी कहा गया कि खलनायक से कुछ समय पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बना रहे थे, जो दोनों के आपसी मनमुटाव की वजह से बंद हो गई थी। बाद में सुभाष घई ने उस फिल्म के टाइटल और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव कर फिल्म खलनायक बना दी। हालांकि खलनायक फिल्म की स्टोरी कुछ हद तक सुभाष घई की फिल्म क्रोधी से भी मिलती जुलती है, जो कि 80 के दशक में रिलीज हुई थी। सुभाष घई उस दौरान अपने अधिकतर फिल्मों के नाम अपने लकी फैक्टर के से ही रखने में विश्वास रखते थे, जिसका उदाहरण है कालीचरण, कर्ज, क्रोधी और कर्मा जैसी फिल्में, जिनके नाम के से ही शुरू होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह फिल्म अपनी स्टोरी, संजय दत्त के जेल जाने और चोली के पीछे जैसे गानों की वजह से विवादों में भी घिर चुकी थी। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि इस फिल्म से जुड़ी एक और समस्या थी जिसको लेकर सुभाष अपनी फिल्म के रिलीज होने तक परेशान रहे। दरअसल यह किस्सा जुड़ा है निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक जी से, जिनसे हुए विवाद के चलते सुभाष को कोर्ट तक जाना पड़ा। बताया जाता है कि एक पार्टी में सुभाष घई और सावन कुमार के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सावन कुमार ने उन्हें सबक सिखाने की योजना बना ली और जैसे ही सुभाष ने खलनायक फिल्म की घोषणा की, सावन कुमार ने भी मिलते जुलते नाम खलनायिका की घोषणा कर दी।
सुभाष इस बात को लेकर काफी परेशान हुए और सावन कुमार से समझौता करने की भी कोशिश करने लगे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। यह बात सावन कुमार को और खटक गई। उन्होंने भी जिद पकड़ ली कि अब तो किसी कीमत पर इस फिल्म का नाम वे नहीं बदलेंगे और आखिरकार दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। लेकिन फिल्म खलनायक के साथ हुए विवाद जहां फिल्म को सफलता दिलाने में सहायक बने, वहीं खलनायिका एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। फिल्म खलनायक के साथ एक और अजीबोगरीब बात सामने आई और वो थी फिल्म की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। दरअसल माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी बड़े पर्दे पर पहले से ही हिट थी और दोनों को शूटिंग के अलावा बाहर भी एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। खलनायक से पहले दोनों ने साथ में साजन, थानेदार और इलाका जैसी कई हिट फिल्में दी थी। उस दौर के मैगजीन संजय और माधुरी के कथित अफेयर की खबरों से रंगे होते थे और दोनों को लेकर चर्चे इतने जोर पकड़ रहे थे कि कहा जाने लगा कि संजय अब अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़कर माधुरी से शादी करने जा रहे हैं। रियल लाइफ में संजय दत्त और माधुरी के इन किस्सों को सुनकर सुभाष घई इतने डर गए कि उन्होंने दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया कि जब तक वह इस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं तब तक वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हालांकि माधुरी ने इस क्लॉज को तो साइन किया, लेकिन संजय से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा और जैसे ही संजय का नाम बम्बई ब्लास्ट में आया, माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। हालांकि फिल्म कलंक में करीब 2 दशक बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त दोबारा साथ नजर आए। संजय दत्त के साथ सुभाष ने फिल्म विधाता में पहले भी काम किया था और उसके निर्देशन के बाद संजय के साथ खलनायक फिल्म का निर्देशन किया था। हालांकि कम लोगों को ही पता होगा कि विधाता के अलावा उन्होंने फिल्म हीरो के लिए भी संजय को साइन किया था, लेकिन इसी दौरान संजय को ड्रग्स की लत लग गई, जिसके कारण संजय को शूटिंग के लिए अक्सर देर हो जाती थी। हालांकि घई ने विधाता तो किसी तरह पूरी कर ली, लेकिन हीरो में संजय की जगह न्यू एक्टर जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया। फिल्म खलनायक में संजय के किरदार बबलू को लेकर आमिर खान और अनिल कपूर भी इंटरेस्टेड थे। दरअसल खलनायक में जैकी श्रॉफ से पहले इंस्पेक्टर राम के रोल के लिए आमिर खान से बात की गई थी, लेकिन आमिर को बबलू यानी संजय दत्त वाला किरदार ज्यादा पसंद आया। कहा जाता है कि इससे पहले आमिर खान डर मूवी का ऑफर ठुकरा चुके थे, जिसके बाद वो किरदार शाहरुख को मिला था और वो फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई थी। इसी वजह से आमिर खलनायक में विलन का किरदार करना चाहते थे, लेकिन तब सुभाष घई ने उनको साफ मना कर दिया था, क्योंकि सुभाष घई तब तक इस फिल्म को जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर को लेकर बनाने का मन बना चुके थे। हालांकि नाना पाटेकर को फाइनल तो कर लिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष घई ने मन बनाया कि बबलू के किरदार में कोई नौजवान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नाना पाटेकर की जगह फिल्म में संजय दत्त को ले लिया। दरअसल नाना पाटेकर की जगह संजय दत्त को लेने की एक और वजह भी बताई जाती है। बताया जाता है कि फिल्म का बजट तब काफी कम था। यदि सुभाष घई इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ बनाते तो फिल्म का बजट और भी बढ़ जाता, क्योंकि उस वक्त नाना बतौर लीड रोल एक सफल एक्टर बन चुके थे। इधर आमिर के बाद संजय दत्त वाला किरदार अनिल कपूर भी करना चाहते थे। खैर उस वक्त जैकी और अनिल की जोड़ी जमती भी खूब थी। एक दोस्त होने के नाते जैकी ने अनिल की बात चलाई भी, लेकिन तब तक सुभाष घई संजय दत्त को साइन कर चुके थे। खलनायक में एक ऐसा सीन भी था जिसमें जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की लड़ाई होती है, और वो भी पेड़ के ऊपर। जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म से जुड़ी यादों को ताजा करते हुए उस सीन को बहुत खतरनाक बताया था। उन्होंने बताया कि सीन को करने में दोनों को दिक्कतें इसलिए भी आ रही थी क्योंकि जिस पेड़ पर यह सीन फिल्माया जा रहा था उसकी डालियां भीगी हुई थी, जिसके कारण दोनों फिसल रहे थे। जैकी श्रॉफ कहते हैं यह बहुत खतरनाक था, लेकिन मजा बहुत आया। मैं और संजय दोनों लड़ाई भी करते और एक दूसरे को संभाल भी लेते। इस फिल्म के कास्ट से लेकर गाना, डांस सब विवादों में रहा था और इन्हीं विवादों के कारण यह फिल्म जबरदस्त हिट भी हो गई थी। यह फिल्म संजय दत्त के साथ साथ माधुरी के करियर में भी मील का पत्थर साबित हुई थी, क्योंकि फिल्म बेटा के बाद माधुरी दीक्षित की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे अपने 2 अर्थी शब्दों के कारण काफी विवादों में रहा। बावजूद इसके फिल्म का यह गाना न सिर्फ सुपरहिट हुआ बल्कि अवार्ड विनिंग सॉन्ग भी बना। इस गाने को इला अरुण और अलका याग्निक ने मिलकर गाया था। इस गाने के लिए इला अरुण और अलका याग्निक को बेस्ट सिंगिंग और सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी। गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिसे संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी ने। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। बतौर एक्ट्रेस श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी से अभिनय की शुरुआत करने वाली इला अरुण को बतौर गायिका असल प्रसिद्धि इसी फिल्म से मिली। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इला अरुण ने बताया कि सुभाष घई को मैं कर्मा फिल्म से जानती थी। उन्होंने मुझे
चोली के पीछे गाने के लिए बुलाया और मुझे मेरी लाइन दे दी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी गाने के बोल को लेकर मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, पर मैं हिचकिचाई नहीं, क्योंकि ऐसे बोल मैंने लोक संगीत में सुने थे जो गंभीर रिश्तों के बीच की हिचकिचाहट दूर करने के लिए गाए जाते हैं, जैसे देवर भाभी, जेठानी देवरानी और ननद भाभी। वे आगे कहती हैं, हालांकि इस गाने को गाते समय अलका याग्निक बहुत घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये गाना गाया और विवाद के दौरान इसका बचाव भी किया। अलका याग्निक ने भी इस बात का एक बार जिक्र किया था कि वह इस गाने को गाते समय घबरा गई थी। उन्होंने कहा कि गाने के शुरुआती बोल को सुनकर उन्हें घबराहट हो रही थी कि लोग इसे सही तरीके से लेंगे या नहीं। हालांकि बाद में वर्ष 1994 में अलका याग्निक का एक और गाना आया जिसके लिरिक्स पर काफी विवाद हुआ था। फिल्म थी अमानत और गाने के बोल थे दिन में लेती है। खैर, खलनायक के इस गीत की बात करें तो इस गीत से इंस्पायर्ड होकर ऐसे गीत बनाने की हर संगीतकार ने कोशिश की, लेकिन उनमें से ज्यादातर वल्गर ही नजर आए। इला बताती हैं कि इस विवादित गीत की कामयाबी के बाद उन्हें लगभग 24 इसी तरह के गाने के प्रस्ताव मिले, पर उन्होंने किसी भी गाने के लिए हामी नहीं भरी। इला अरोड़ का कहना है कि अगर आज के दौर की गायिका होती तो 24 के 24 गाने कर लेती, जिसे वे गलत मानती हैं। हालांकि इला अरोड़ को इस बात का अफसोस जरूर है कि माधुरी दीक्षित पर फिल्माए इस गाने का वो चेहरा न बन सकी। उनका कहना है कि सिर्फ इस गाने से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि उन्हें कई समन मिले, जिससे वो घबरा गईं और माधुरी दीक्षित के साथ गाने के वीडियो में भागीदारी लेने से इनकार कर दिया। और अंत में नीना गुप्ता ने इस गाने में भूमिका निभाई। अपनी आत्मकथा सच कहूं मैं तो नीना गुप्ता जी ने भी फिल्म खलनायक के बेहद लोकप्रिय लेकिन विवादित गाने चोली के पीछे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। फिल्म के गाने के बारे में नीना ने लिखा है कि मैं इस गाने को लेकर काफी उत्साहित थी, क्योंकि फिल्म के गाने चोली के पीछे में मैं भी माधुरी दीक्षित के साथ अहम रोल में थी और फिल्म का गाना मेरी करीबी सहेली इला अरोड़ ने गाया था। फिल्म में नीना का रोल एक गाने बजाने वाली महिला का था। फिल्म के शूट से पहले एक आदिवासी गुजराती लोक नायिका की तरह मुझे तैयार किया गया था और उसके बाद अप्रूवल के लिए मुझे सुभाष घई के सामने ले जाया गया, जहां सुभाष घई मुझे देखते ही बिगड़ गए और बोले कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ और भरो। दरअसल गाने के बोल और किरदार के हिसाब से सुभाष उस किरदार में किसी भरे बदन वाली लड़की को पर्दे पर दिखाना चाहते थे। नीना जानती थी कि सुभाष जी ने उन पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है, बल्कि ये उन्होंने उस किरदार के लिए कहा है जो कि वे प्ले करने वाली थी। नीना ने आगे लिखा है कि घई को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है और शायद इसलिए वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। फिलहाल मुझे उस दिन सब कुछ अजीब लगा। मैंने उस दिन कोई शूट नहीं किया। अगले दिन नीना को कुछ ऐसे कपड़े पहनाए गए जिसमें उनका शरीर भरा भरा सा लगे और सुभाष के सामने लाया गया, जिस पर उन्होंने तुरंत परफेक्ट बोला और फिल्म के गाने की शूटिंग शुरू हुई। नीना गुप्ता ने बताया कि चोली के पीछे क्या है गाने की शूटिंग के दौरान वे काफी नर्वस थी, क्योंकि मैं एक ट्रेंड डांसर नहीं थी और उस दौरान इंडस्ट्री में सरोज खान का बड़ा नाम था। साथ ही इस गाने में उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना था, जो कि एक बेहतरीन डांसर हैं। सेट पर जब सरोज जी ने उन्हें कुछ डांस स्टेप बताए तो वे उसे करने से पहले और नर्वस हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, लेकिन सरोज खान को पता चल गया कि नीना नर्वस हैं और उन्होंने नीना को कुछ आसान डांस स्टेप दिए। इसके बाद नीना भी समझ गई कि सरोज खान उनसे चाहती क्या है। रिहर्सल के बाद जब चोली के पीछे क्या है की शूटिंग शुरू हुई तो नीना काफी कंफर्टेबल फील करने लगी। नीना कहती हैं, इस गाने की शूटिंग के दौरान सरोज खान और माधुरी दीक्षित ने किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं ट्रेंड डांसर नहीं हूँ। दोस्तों, खलनायक फिल्म को हिट करवाने में यूं तो कई फैक्टर ने काम किया, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इसके संगीत को ही माना जाता है। माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए गाने ने सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा दिया। चोली के पीछे गानों को लेकर जितनी आलोचना हुई उतनी ही हिट भी हुई। दरअसल सुभाष घई को सिनेमा और दर्शकों का बखूबी ज्ञान था। सुभाष अच्छी तरह से जानते थे कि जितना विवाद होगा उतना नाम होगा। सुभाष घई अपनी फिल्मों के म्यूजिक राइट हमेशा यशंबी को ही बेचते थे, लेकिन इस बार यह राइट टिप्स म्यूजिक को दिया गया, क्योंकि सुभाष घई को मार्केट का अंदाजा था। ऊपर से उनके एल्बम में चोली के पीछे क्या है जैसा गाना जो कि सुपरहिट होना ही था। दरअसल इस फिल्म के म्यूजिक के लिए यशंबी जहां 40 लाख रुपए दे रहा था, वहीं टिप्स ने उसे 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। मजे की बात यह है कि पहले ही खेप में फिल्म के 1 करोड़ म्यूजिक कैसेट बिक भी गए थे। हालांकि एक तरफ जहां फिल्म का म्यूजिक सफल हो रहा था, वहीं फिल्म के एक गीत को लेकर उपजे विवाद ने भी तूल पकड़ लिया था। दरअसल दिल्ली के एक वकील ने इस फिल्म पर इसलिए केस कर दिया था क्योंकि वकील साहब का 4 साल का बेटा चोली के पीछे क्या है गाना गा रहा था। उनका आरोप था कि घई की ये फिल्म बच्चों के दिमाग को दूषित कर रही है। बस क्या था, देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कई पॉलिटिकल पार्टियां और महिलाओं से जुड़े संस्थान ने भी इसका विरोध करना चालू कर दिया। चोली के पीछे गाने का विरोध इस कदर बढ़ा कि इसे कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था। साथ ही फिल्म की सभी म्यूजिक कैसेट और सीडी में इस गाने को हटा दिया गया था। सुभाष घई बताते हैं कि वो उन दिनों 32 पार्टियों से अकेले केस लड़ रहे थे। वे कहते हैं, किसी गाने को गलत बताने से पहले फिल्म को तो देख लो, लेकिन मामला
मामला बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में घई की मदद के लिए आगे आए बाला साहब ठाकरे। उन्होंने प्राइवेट स्क्रीनिंग में फिल्म देखी और अपने मुखपत्र सामना में इसे देशभक्ति का फिल्म बताया। बस फिर क्या था, बाल ठाकरे के इस बयान से फिल्म और गाने की ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे खत्म हो गई। गीत के बोलों को लेकर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बताया था कि दरअसल आनंद बख्शी को ऐसे बोल इसलिए लिखने पड़े क्योंकि बबलू का कैरेक्टर इतना टफ था कि उसको साधारण प्यार मोहब्बत वाले गानों से नहीं बहलाया जा सकता था। उसके लिए कुछ ऐसे बोल लिखने जरूरी थे जो कि उसके कैरेक्टर को दिलचस्प लगे, इसलिए गुंडे को रिझाने के लिए ऐसे बोल लिखने पड़े थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्म के साथ बस इतने ही विवाद थे। दरअसल एक विवाद ऐसा भी था जो शायद फिल्म को डब्बा बंद करने के लिए काफी था। बात तब की है जब सुभाष घई अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और कोर्ट रूम में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था। इसी दौरान खबर आई कि संजय दत्त पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा है। सुभाष के साथ साथ फिल्म से जुड़े हर शख्स की हालत खराब हो गई क्योंकि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था और फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। क्लाइमैक्स का शूट पूरा होते ही संजय दत्त जेल चले गए। जो दृश्य फिल्म का था वही संजय के साथ असल जिंदगी में भी हो चुका था। बहरहाल फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ था। संजय जमानत पर जेल से बाहर जब आते डबिंग कर लेते और इस तरह फिल्म पूरी बनकर तैयार हो गई। लेकिन तब संजय दत्त की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी और इधर सुभाष को फिल्म रिलीज भी करनी थी। हालांकि हर किसी का कहना यही था कि फिल्म का हीरो जेल में है, वो भी देशद्रोह के आरोप में। अगर फिल्म अभी रिलीज हुई तो जरूर पिट जाएगी। बहरहाल सुभाष घई ने कोई फैसला लेने से पहले इसे कंफर्म करने का मन बनाया और तमाम विरोधों के बावजूद दिल्ली में इस फिल्म के 11 प्रीमियर शो रख दिए, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम मशहूर डायरेक्टर्स के साथ बेल पर जेल से बाहर आए संजय के साथ साथ माधुरी भी थी। सुभाष ने नोटिस किया कि जब संजय माधुरी के साथ वहां पहुंचे तो वहां हजारों की संख्या में भीड़ ने उन्हें घेर लिया और संजय को अप्रिशिएट करने लगे। मजे की बात ये कि ऐसा तकरीबन उस दिन हर शो के दौरान हुआ। सुभाष को अंदाजा हो चुका था कि फिल्म सुपरहिट होनी ही है। बस फिर क्या था, उन्होंने 6 अगस्त 1993 को फिल्म रिलीज कर दी, जो इतनी बड़ी हिट हुई कि उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस साल पहले नंबर पर डेविड धवन की फिल्म आंखें थी, जिसमें लीड रोल में गोविंदा और चंकी पांडे नजर आए थे। बात करें बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म का महज भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 12.5 करोड़ रुपए। वहीं आंखें का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14 करोड़ रुपए का रहा। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में भी फिल्म खलनायक ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म को उस साल 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। इनमें से फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है के लिए अलका याग्निक और इला अरोड़ा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही इसी गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को मिला था। दोस्तों, यह फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, लेकिन शायद फिल्म को लेकर हुआ विवाद इस पर भारी पड़ा और एक और चूकने से नेशनल अवार्ड यश चोपड़ा की फिल्म डर को मिल गया। वर्ष 1994 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में कैदी नंबर 1 के नाम से बनाया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं साबित हो पाई। वर्ष 2015 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली खलनायक फिल्म का रीमेक बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म के रीमेक राइट्स को लेकर सुभाष घई से बात नहीं बन पाई, इसलिए भंसाली ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। बाद में संजय दत्त के साथ मिलकर सुभाष ने ही इसे बनाने का मन बना लिया। एक इंटरव्यू में सुभाष ने बताया कि खलनायक के सीक्वल में पुरानी खलनायक की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा और सीक्वल में दिखाया जाएगा कि बबलू का किरदार जेल से बाहर आता है। दरअसल संजय दत्त ही सुभाष घई को खलनायक का अगला हिस्सा लिखने के लिए कहा था और सुभाष घई ने बताया कि इसमें उन्हें 2 साल का वक्त लगा और वो ओरिजिनल फिल्म की तरह जवान विलेन के साथ फिल्म पर आगे काम कर सकते हैं। सुभाष घई के मुक्ता आर्ट और संजय दत्त प्रोडक्शंस के साथ हुए समझौते पर यह फिल्म कब आती है, दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।